सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी नेशन। सो गाइस, आज हम लोग एक वापस से हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का। सो गाइस, मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मतलब दिक्कत हो गई थी। मैंने सोचा कि फिर ये मैं ऑलरेडी अपने नोट्स वाले जो है मैं नोट्स से बना तो ज़्यादा सही रहेगा। और गाइस, अगर आपको नोट्स चाहिए और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और उसको भी शेयर करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, चलो भाई लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो गाइस, पहले बता दूं, ये चैनल जो मेरा चैनल, इसमें मैं सिर्फ क्लास 12 बायोलॉजी के सिर्फ जो सीबीएसई बोर्ड का बोर्ड्स ओनली का है, इससे मैं बोर्ड कवर करता हूँ, नीट का नहीं, सिर्फ बोर्ड का एनसीईआरटी हाईलाइट। अगर आपको एनसीईआरटी हाईलाइट ज़्यादा पसंद है तो बता देना, नहीं तो मैं अभी नोट्स तुम्हें बता ही रहा हूँ कि इसमें पूरा आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन देखो, हमने सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन लिखी है हेल्थ की। तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ लिखी है, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। देखो, हेल्थ हम जानते हैं नॉर्मल चीज़ है कि हेल्थ मतलब मोस्टली लोग क्या कहते हैं, हेल्थ अच्छी है मतलब उसकी बॉडी फिजिक, बॉडी कंडीशन अच्छी है, मतलब दिखने में अच्छा नहीं। हेल्थ सिर्फ मतलब हेल्थ सिर्फ बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होता कि बॉडी अच्छी है और फिर अंदर से हमें कोई डिसीज़ नहीं है तो हेल्थ वो पर्सन हेल्दी है, नहीं। बॉडी मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग भी होता है। फिजिकल मतलब फिजिकल डेवलपमेंट तो ही, और मेंटल मतलब आपकी मेंटल कंडीशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नहीं कि आपका सब कुछ अच्छा, मतलब आपकी हेल्थ मतलब अंदर से आपको डिसीज भी इतना नहीं होती, आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत अच्छी है लेकिन आपकी मेंटल कंडीशन इतनी सही नहीं। मतलब मेंटल कंडीशन ये नहीं कि ये बंदा पागल है, मेंटल कंडीशन मतलब कि एक सोचने का वे ऑफ थिंकिंग क्या हो पर्सन का। ठीक है, मेंटल कंडीशन। सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग मतलब आपका समाज में क्या व्यवहार है, आप समाज में किस तरीके से आप रहते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, सेकंड थर्ड पर्सन आपसे किस तरीके बात करता है, ये हमारा होता है। ठीक है, तो सिंपल हमारी डेफिनेशन है, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज स्टेट, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ फिजिकल, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, अगली लाइन आते हैं हमारे पास। अगली लाइन है, अब हेल्थ इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर। अब जो हमारी हेल्थ है वो हमारी 3 फैक्टर से अफेक्ट होती है। चलो 3 फैक्टर एक, ठीक है, 3 फैक्टर कौन कौन से हो गए हमारे? पहला हो गया हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है जी। दूसरा इन्फेक्शन, और तीसरा हमारी लाइफ स्टाइल। जेनेटिक डिसऑर्डर नॉर्मल, देखो इसमें क्या लिखा है, डिसऑर्डर्स विच द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू बर्थ। अब जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक्स, जीन्स मतलब एक जनरेशन सेकंड जनरेशन। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कि जो डिसीज हमारी बाई बर्थ चली आ रही, मतलब हमें बाई बर्थ मिल गई। कैसे मिली? हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिल गई। मतलब हमारे जैसे पेरेंट्स थे वो कैरियर थे किसी डिसीज के, उनको डिसीज थी तो उनके थ्रू डिसीज हमारे बॉडी के अंदर आ गई ड्यूरिंग बर्थ, तो ये हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। सेकंड आते हैं इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय पैथोजन्स। इन्फेक्शंस हमें हो जाते हैं, जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो किसी डिसीज से रिलेटेड, जैसे हमें किसी डॉग ने बाइट कर लिया, डायरिया हो गया हम लोगों को। अब इसमें पैथोजन्स जो होते हैं हमारे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं वेक्टर जो हमारे डिसीज को लेकर जाते हैं, जैसे मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया। ठीक है, इन्फेक्शंस। ठीक है, अब आगे तीसरा आता है हमारा सबसे मेन लाइफ स्टाइल। सबसे मेन चीज लाइफ स्टाइल, पर हम लोगों की लाइफ स्टाइल कितनी कैसी है, क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न एरा है उसमें लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है हर ह्यूमन बीइंग के। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल हमारा रहने का तरीका, हमारे मतलब कैसा फूड और वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा खान पीन, हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते। कि देखो, लोग प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी के डेवलपमेंट में। फिर वो चाहे अगर बॉडी अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी सब कुछ अच्छा, आपकी मेंटल कंडीशन भी अच्छी है, आपकी स्टडी में भी माइंड लगेगा, आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी अच्छी रहेगी। ठीक है, थर्ड, अब मेन है स्टार पॉइंट। एक हमारा पास यहाँ पे एक स्टार पॉइंट है। ठीक है, ये रहा हमारा स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट क्या है? व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट टू वर्क विच इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखो, अब ये हम लोग खुद ही जानते हैं यार कि हमारी हेल्थ अच्छी हो। देखो, आज जब हमारी हेल्थ खराब होती है तो हम लोग भाई जैसे ना अच्छे से कुछ काम कर पाते, बस बिस्तर में पड़े रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम ईजिली, चाहे कोई भी मुश्किल काम हो थोड़ा, उसको हम लोग फिर भी करने की ट्राई कर लेते हैं और कुछ परसेंट तो कर भी लेते हैं। लेकिन अगर वही हमारी हेल्थ खराब हो तो हम कोई अगर आसान काम भी होगा, जैसे आपके पेरेंट्स ने कह दी, मम्मी ने कहती है कि जाओ बेटा यहाँ से यहाँ तक कुछ सामान ले हो जाके, तो हम आपकी मतलब अंदर से इच्छा ही नहीं हो, क्योंकि आपकी हेल्थ खराब है, आपकी जो वर्क करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। और वही अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी
तो आप इजीली कुछ भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग आती है हमारी, द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ आर। अब फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, चलो वो देखते हैं। सबसे पहला भाई मेन चीज, देखो हमने पर्सनल हाइजीन पे बात की, मेन चीज आ गई हमारी सबसे ऊपर बैलेंस डाइट, फिर पर्सनल हाइजीन, फिर रेगुलर एक्सरसाइज। बैलेंस डाइट मतलब हमारा खाने का तरीका, हम कितने प्रॉपर अमाउंट में खाना खा रहे हैं, मतलब प्रॉपर अमाउंट में खाना मतलब कि हम उसमें प्रोटीन्स और मिनरल्स हमारे खाने में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, और वो न्यूट्रिशियस है कि नहीं है, कि हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में लगेगा, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में लगेगा, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज हैं, ब्लड सेल्स, उनको ताकत मिलेगी, हमारी बॉडी को ताकत मिलेगी कोई वर्क करने के लिए। सेकंड पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मतलब कि अपने आप को मेंटेन करके ना करना, जैसे स्नीजिंग हो रही है तो स्नीजिंग जैसे कुछ लोग हाथ में कर देते हैं तो हैंकरचीफ का यूज़ करना, और या फिर किसी ऑलरेडी यूज पर्सन की टॉवल्स का और बॉटल्स का, तो मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का मत यूज करना, ठीक है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना जो हमारी बॉडी की कंडीशन मेंटेन करके रखता है, बॉडी की हेल्थ में, बॉडी की लुक अपीयरेंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगली हेडिंग क्या है, एक्सपेक्ट्स विच आर नीडेड टू बी एडेड टू अचीव गुड हेल्थ आर। अब हम लोग गुड हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि गुड हेल्थ के फैक्टर्स क्या है, हम गुड हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस अबाउट डिसीज, हमें सबसे मेन तो ये पता होना चाहिए कि डिसीज हमें जो हुई है वो कौन सी डिसीज है, अगर हमें, और सबसे ज़्यादा सिम्टम्स पता होना चाहिए कि डिसीज अगर हमें हो गई तो उसको हमें ईजिली सिम्टम्स पता चल सके, तो हमें डिसीज के लिए अवेयर रहना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हमें वेस्ट का अच्छे से डिस्पोजल करना है, मतलब जैसे हमने कुछ फ्रूट्स खाया, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हमने खाए और उसके हमने पील्स निकाल के हमने ऐसे ऐसे फेंक दी, उसको मतलब अच्छे से डिस्पोज नहीं किया, तो वो हमारी बॉडी में बहुत इफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेक्टर्स बन जाएंगे जो हमारी डिसीज को कैरी करेंगे। तो प्रॉपर डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंट्रोल वेक्टर्स, वेक्टर्स वही आ गए, जैसे मॉस्किटो कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके, जैसे कॉइल्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और जैसे मच्छर पानी में बनते हैं तो वहाँ पे कैरोसिन डाल सकते हैं कि मच्छर वहाँ पे एग लेज ना करें, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, वापस भाई हाइजीन की बात आ गई, अपने हाइजीन मेंटेन करके चलो। उसके बाद अब आते हैं मेन टॉपिक डिसीजेस। अब डिसीजेस आते हैं, the conditions in which one or more organs of the body are not working properly, characterized by various signs, symptoms are called disease, ठीक है। अब डिसीज क्या है, बॉडी की ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, और जो हम लोग को जो सिम्टम्स दिख रहा है, सिम्टम्स जैसे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग को फीवर आता है, सिम्टम्स क्या दिखते हैं कि यार सर दर्द कर रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया है, खांसी आ रही है, बॉडी पेन हो रही है, तो हमें पता चलता है कि हमें डिसीज हो गया, हमें फीवर आया है। तो सेम कंडीशन डिसीज क्या होती है, सिंपल, हमारे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, उसके सिंबल्स हमें अपने आप समझ में आ जाते हैं, इसी को हम लोग डिसीज बोलते हैं, ठीक। ऑर्गेनिज्म विच कॉज ए डिसीज आर, अब जो हमारी बॉडी में जाकर डिसीज कॉज करते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस हमारे डायरेक्टली भी जा सकते हैं, इनडायरेक्टली भी बॉडी में इंजस्ट कर सकते हैं, और वेक्टर्स के थ्रू भी हमारे बॉडी में जा सकते हैं, ठीक। आगे समझ में। अगला पॉइंट, अब टाइप्स ऑफ डिसीज। अब डिसीज हमारे कितने टाइप्स की होती हैं, सो गाइस हमारी डिसीज होती है हमारी दो टाइप्स की, ठीक है। एक होती है हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एक होता एक्वायर्ड। देखो डिसीज हमारे दो टाइप्स की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल डिसीज और एक होती है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। मतलब कम्युनिकेबल मतलब जो हमारे एक पर्सन दूसरे पर्सन ट्रैवल कर जा सके, नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रैवल नहीं कर सकते। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिसीज, कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड। मतलब कॉन्जेनाइटल मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर जो जेनेटिक्स होती हैं, और डेवलप एक्वायर्ड मतलब जो हमारे बर्थ के बाद होती हैं। अब इसमें प्रेजेंट बाय बर्थ हमारे बाय बर्थ डिसीज होती है, और ये इन्फेक्शन डिसीज होते हैं। अब इसके अब जेनेटल डिसीज हमारे डाउन सिंड्रोम में क्या होता था भाई, हमारे 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ट्राइसोमी आ जाती है, 3 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इन्फेक्शंस में हमारे एड्स आ जाएगा, एड्स हमारा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से हमारे डिजीज होती है। अब दो डिसीज हमारे कौन कौन सी, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है।
आप कम्युनिकेबल को इन्फेक्शस बोल सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शस बोल सकते हैं, ठीक। कम्युनिकेबल डिसीज कम्युनिकेबल डर्माइट बैक्टीरियल डिसीज हो सकती है, वायरल डिसीज हो सकती है, प्रोटोजोअन डिसीज हो सकती है, एलिमेंट्री डिसीज हो सकती है, फंगल डिसीज हो सकती है, ठीक। अब बैक्टीरियल डिसीज हमारा जो डिसीज हमारी बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया जैसे बहुत सारे अभी आएगा, जैसे टाइफाइड इसमें एग्जांपल दिया गया है, टाइफाइड हमारे सैल्मोनेला टाइफी से होती है, तो इसके बैक्टीरियाज हो गए। वायरल डिसीज मतलब जो वायरसेस से होती है, जैसे हमारा कॉमन कोल्ड आ गया, कॉमन कोल्ड हमारा जैसे हमारा डिसीज आ गई, जैसे कॉमन कोल्ड हमारा कॉमन कोल्ड जो है हमारा राइनो वायरस से होगा, ठीक। अब प्रोटोजोआ डिसीज मतलब जो प्रोटोजोआ से होती है, मतलब जो वेक्टर्स कैरी करके आते हैं, जैसे मलेरिया जिसमें प्लाज्मोडियम से कॉज होती है। अब हेलीमेंटिक डिसीज़ हेलीमेंटिक आपके इसमें है नहीं, फंगल डिसीज़ हमारी है, फंगल हमारे जो रिंग ऑफ फंगल जो डिसीज़ जो हमारे बॉडी में हो जाती हैं, रैशेस पड़ जाते हैं फिंगर्स के बीच में, टोज के बीच में, तो वो हमारी फंगल डिसीज़ हो गई, ठीक। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हमारी क्या आ जाती है, डिफिशियंसी, डिजनरेटिव एलर्जी। डिफिशियंसी मतलब बॉडी में किसी चीज़ की कमी, डिजनरेटिव मतलब वो जैसे कुछ हो गया तो मतलब जैसे अपने बॉडी में सेल्स वो डीजनरेट नहीं हो पाते हैं, मतलब जनरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, या है नहीं, मतलब देखो मेन आपको क्या क्या है इसमें मेन है आपके जो सिलेबस में है, ठीक है। अपने जो सिलेबस में क्या क्या है, अपने सिलेबस में बैक्टीरियल डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, प्रोटोजोअन डिसीज़ है, फंगल डिसीज़ है, ठीक है। अब इसमें हमारा नॉन कम्युनिकेबल में हमारी एलर्जिक है, कैंसर है, और हमारा एक एड्स का भी है, ठीक। और ये जो है ये हमारे नहीं है, जैसे डीजनरेटिव हो गया, एफिशिएंसी हो गया, ठीक है, ये नहीं है। अब चलो अगला यहाँ पे एक यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा है, एक हमारे पास यहाँ नोट पॉइंट लिखा है, ठीक। नोट क्या लिखा है, डिसीज दैट इज एसोसिएटेड विथ वे अ पर्सन और ए ग्रुप of a people lives is called lifestyle disease, example arthritis, obesity, ठीक है। डिसीज एसोसिएटेड विद वे ऑफ पर्सन ए ग्रुप ऑफ पीपल लिव्स इन। अब जो पर्सन हमारे सोसाइटी में लिव करते हैं मतलब रहने आने का तरीका, उसको हम लाइफ स्टाइल डिसीज बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, चलो अगले चलते हैं, ठीक है। अब हमारी आ गई मेन पॉइंट, अभी तुमने पढ़ लिया इन्फेक्शियस डिसीज, कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस होती है, नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस होती है, लेकिन अब इन्फेक्शियस होता क्या भैया ये तो बताओ, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज ऐसी डिसीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैल सकती है, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन जा सकती है, जैसे हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन नॉर्मल पर्सन ट्रैवल कर गई, ये हमारी इन्फेक्टेड डिसीज हो गई, ठीक है। अब इसमें जैसे इन्फेक्शियस में हमारे एग्जांपल क्या आगे आ जाएंगे, इन्फेक्शियस में हमारे एग्जांपल आ सकता है एड्स का, ठीक है। एड्स क्या है, हमारी एक पर्सन दूसरे पर्सन ट्रैवल कर सकती है, क्यों कैसे ट्रैवल कर सकती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो हमारे इन्फेक्शन डिसीज का एग्जांपल हो गया। उसके बाद नॉन इन्फेक्शन डिसीज क्या होती है, जो हमारा एक पर्सन दूसरे पर्सन ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे नॉर्मल पर्सन को नहीं दे सकते, जैसे हमारे से कैंसर आ गया, तो कैंसर भाई ऐसे तो नहीं कि कोई किसी बंदे को कैंसर है, ट्यूमर्स हो गए उसकी बॉडी में, तो किसी हेल्दी पर्सन उसे टच कर ले उसके ट्यूमर हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये नॉन इन्फेक्शियस होती है। उसके बाद अब इन्फेक्शन डिसीज में हमारे बैक्टीरियल डिसीज आ गए, ठीक है। अब बैक्टीरियल डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से होती है। सबसे पहले हमारी डिसीज है मेन टाइफाइड। एक सेकेंड हाँ, सबसे पहले हमारी मेन डिसीज है टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड हमारा इसका कॉजिंग एजेंट है हमारा सैल्मोनेला टाइफी। हाँ, इसको कॉजिंग टाइफाइड का हमारा कॉजिंग एजेंट सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अब इफेक्ट क्या करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इफेक्ट कर देता है जाके, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसमिट कैसे होता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। देखो जितने भी डिसीज अभी पढ़ोगे ना मोस्टली सब कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, किसी के छूने से या फिर किसी इन्फेक्शियस चीज़ को यूज़ करने से, सबसे ऐसे ही हो रही, ठीक। अब ये भाई मेन चीज़ ये देखना कि कौन सी डिसीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया या वायरस कौन है, ठीक है। टाइफाइड हमारा सैल्मोनेला टाइफी इफेक्ट क्या करता है हमारा, देखो मेन पॉइंट यहाँ देखो, इफेक्ट क्या करता है, एक सेकेंड, हाँ, इफेक्ट कहाँ करता है हमारा, ये कहाँ इफेक्ट करता है, इफेक्ट करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर माइग्रेट करता है एक पार्ट से अदर पार्ट। ट्रांसमिट होता है किससे, ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। सिम्टम्स मेन चीज़ तो यही है ब्रो, सिम्टम्स मेन चीज़ तो यही है, मेन चीज़ तो ये पढ़नी,
ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या हो गया भैया, गिनती से स्टार्टिंग सुनते आना। हाई फीवर आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 30, 90, 40 डिग्री। बॉडी में वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, हेडेक होगा। इंटेस्टाइन में देखो, इंटेस्टाइन में जा रहा है तो इंटेस्टाइन में दिक्कत होगी, ठीक है, समझ गए। वापस सुनो, फीवर होगा कितना, 29 से 40 डिग्री। स्टमक पेन होगा, वीकनेस आएगी बॉडी में, हेडेक होगा, इंटेस्टाइन में दिक्कत आएगी, ठीक है। अगला चलते हैं, टाइफाइड फीवर हमारा किससे कंफर्म होता है, एक होता है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, एक होता है हमारा विडाल टेस्ट। टाइफाइड फीवर हमारा विडाल टेस्ट से कंफर्म हो जाता है। अब टाइफाइड की एक स्टोरी भी है जो हमारे एनसीईआरटी में लिखी है। स्टोरी कौन सी है, हमारी मैरी मिलोन। सो गाइस, मैरी मिलोन हमारी कौन थी, मैरी मिलोन को इनको इनका दूसरा टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है। टाइफाइड मैरी क्यों कहा जाता है गाइस, तो ये हुआ क्या था कि मतलब ये एक कैरियर थी, मतलब जो टाइफाइड था, मतलब टाइफाइड का जो पैथोजन था सैल्मोनेला टाइप की, ये उसकी कैरियर थी, ठीक है। तो कैरियर थी, क्या करती क्या थी, मतलब गांव उनका जो विलेज था, ये लोगों को फूड सर्व करती एज अ कुक बाय प्रोफेशन थी। तो ये दूसरों को तो फूड सर्व करती थी, इनके अंदर खुद भी मतलब डिसीज की सिम्टम्स थे, कैरियर थे, लेकिन इनको डिसीज नहीं हुई। लेकिन जो फूड सर्व करती थी, तो जिनके सर्व करने से फूड कंटामिनेट हो गया, तो पूरे गांव में भी टाइफाइड फैल गया। तो इसी का इनका बाद में नाम टाइफाइड मैरी कर दिया गया, ठीक है। अपनी अगली डिसीज की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे निमोनिया। निमोनिया हमारी कॉज कौन करता है, निमोनिया हमारी कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हमारे दो कॉज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब ये इफेक्ट कहाँ करता है, ये हमारा इफेक्ट करता है, ये हमारा इफेक्ट करता है लंग्स वाले एरिया में, ठीक है। हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, एल्वेओलाइज को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब ये फैलती कैसे, देखो अब लंग्स में इफेक्ट कर रहा है, देखो इफेक्ट इसी समझो कि लंग्स में इफेक्ट कर रहा है, मतलब दिक्कत कैसे होगी। हम किसी ड्रॉपलेट्स, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे किसने स्नीजिंग कर दी, ठीक है, किसने स्नीज कर दी या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके बाई एयर के थ्रू मतलब हमारे लंग्स के अंदर चला गया, ठीक है। तो दिक्कत क्या, ड्रॉपलेट देखो लिखा भी, ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा ड्रॉपलेट्स रिलीज हो गए। और शेयरिंग ग्लासेस एंड वेंटेंसेस, मतलब शेविंग ग्लासेस हो गए, मतलब कि इन्फेक्टेड एयर बॉन्ड, मतलब एयर के तरीके हमारे आते हैं कि जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब किसने होता नहीं, कोई मेरा दोस्त बैठे उसने खांस दिया, अगर छींक दिया तो उसके ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर चलेगा, तो इससे भी हो सकता है, ठीक। अब सिम्टम्स इसके क्या क्या है, सबसे मेन चीज, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या, सिम्टम्स हमारा फीवर हो गया, चिल्स हो गया, कफ हो गया, ठीक है। अब देखो खुद ही सोचो, एक चीज सबसे ज्यादा है ना, सबसे कॉमन चीज फीवर हर डिसीज में आपको आएगा, ठीक है। फीवर होगा और हेडेक होगा, मोस्टली कॉमन समझ लो, ठीक। अब लंग्स में इफेक्ट कर रहा है, तो इसी समझो लंग्स में इफेक्ट करेगा, दिक्कत कहाँ पे आएगी हम लोगों को, दिक्कत हम लोगों को आएगी ब्रीथिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है, और सांस लेने में दिक्कत आएगी, फीवर आएगा, मतलब और खांसी बुखार होगा। और एक चीज में और होती है, सबसे एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है, लिप्स और फिंगर्स में जो ग्रेश कलर होता है, अभी अपने चेक करो, देखो लिप्स और फिंगर्स में जो ग्रेश कलर अपने हाथों में, वो टर्न हो जाता है ब्लू कलर में। लिप्स एंड फिंगर्स हमारी हल्का ग्रेश कलर की होती है, वो हमारे ब्लू कलर पे चेंज हो जाती है, ठीक है, समझ गए। अगली डिसीज आते हैं हमारी वायरल डिसीज। अब अभी तक मिलने के बाद बैक्टीरियल में हमारी अभी तक कितनी आई, दो आई। दो कौन कौन सी हैं, एक हमारा टाइफाइड, एक हमारी निमोनिया आई, ठीक। टाइफाइड कैसे हुई हमारी, सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, और निमोनिया कौन कॉज करता है, निमोनिया हमारे दो पैथोजन कॉज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक। अब आती है वायरल डिसीज जो हमारे वायरस होती है। सबसे पहले आती है हमारी कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कौन कॉज करता है, कॉमन कोल्ड हमारी कॉज करता है कॉमन कोल्ड हमारी कॉज करता है राइनो वायरस, ठीक है। उसके बाद अब इफेक्ट कहाँ करता है हमारा, कॉमन कोल्ड भाई हम लोग जानते हैं, नॉर्मल खांसी जुकाम हमारा क्या होता है भाई, नाक बंद हो जाती है, रेस्पिरेटरी और सांस लेने में दिक्कत होती है, जब खांसी जुकाम आता है, ठीक है। अभी होता कैसे, सेम भाई लगभग ऐसे ही होता है जैसे हमारे न्यूमोनिया केसेस थे, लंग्स में इफेक्टेड ड्रॉपलेट्स के थ्रू, सेम इसमें भी मान लो थोड़ा बहुत इनहेलेशन में डायरेक्ट इनहेलेशन ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं, ठीक है। देखो ड्रॉपलेट्स चले गए। उसके बाद कफ फ्रॉम कफ एंड डिसीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ने कहीं छींक दिया, खांस दिया, उसके थ्रू उसके जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर चले गए, तो हो गया इससे, ठीक है। और या फिर हमने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के चीज़ें छुई, जैसे किसी ने बंदे ने की आदत क्या होती है, हम लोग खांस रहे छींक रहे तो हाथ लगा लिया, फिर उसी हाथ से किसी और पर्सन को टच कर लिया या फिर किसी और ऑब्जेक्ट को छू लिया, फिर बाद में एक नॉर्मल पर्सन ने आ गया कि आओ भाई पानी पिला दो, तो उसने भी उसी इन्फेक्टेड बॉटल को छू लिया, फिर बाद में इन्फेक्टेड बॉटल को कहीं अपनी नाक पे टच कर लिया, मुंह में टच कर लिया, तो उससे भी हमारा कॉज हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब सिम्टम्स इसके क्या करते हैं, सिम्टम्स हमारे भाई, अब देखो कॉमन कोल्ड है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सिम्टम्स क्या होंगे, नेजल कंजक्शन मतलब नाक बंद हो जाना हो जाता है, डिस्चार्ज मतलब नाक बहना, डिस्चार्ज होना, ठीक है। सोर थ्रोट गले में खराश टाइप की
मतलब गले में खराश टाइप की, हॉर्सनेस मतलब गला बैठ जाना, कफ, तो कफ मतलब जानते ही हो आप, ठीक है। अगली डिसीज हमारी आती है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये जो है ये हमारे मतलब ऐसा एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन अगर आपको पढ़ना हो तो मैं इसकी जो पीडीएफ बना के नोट्स की पीडीएफ बना के मैं कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उससे आप इससे पढ़ सकते हैं। ये हमारे उसमें नहीं है, ठीक है। अब अगले आती है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जनरली प्लेंटी ऑफ रेस्ट कर सकते हैं। और देखो अगर किसी भी डिसीज का हम क्योर करने के बैठे कि भाई उसको क्योर कैसे करेंगे, हमने स्टार्ट में किया था हेल्थ को क्योर करने के तरीके पढ़ा था हमने। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, और रहने का तरीका, खाना पीना, मतलब एक्सरसाइज करना है, तो ये वे आएंगे, ठीक। अब अगली हमारी डिसीज आती है पैथोजन डिसीज, जो हमारी पैथोजन से होती है। पैथोजन से कॉज होने वाली एनसीईआरटी में दी गई सबसे पहले हमारी मलेरिया, ठीक। मलेरिया हमारा कौन कर सकता है, मलेरिया हमारा कॉज करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम के भी 3 टाइप्स होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम, ठीक है। अब इसमें से सबसे डेंजरस होती है हमारी कौन सी, ठीक है। इसमें सबसे डेंजरस हमारी होती है ये प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम, ठीक है। सबसे डेंजरस हमारी प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम। इससे और जो मलेरिया को ज़्यादा कॉज करने में वो करता है फ्लैसीफेरम। अगर किसी बंदे को प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम से, तो उसकी मलेरिया के सिम्टम्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो पेशेंट उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो जाती है, ठीक है। अब इफेक्ट कहाँ करता है, ये हमारा लीवर सेल में और आरबीसी में हमारा इफेक्ट करता है, ठीक है। कहाँ इफेक्ट करता है, लीवर सेल और आरबीसी में हमारा इफेक्ट करता है, लीवर सेल आरबीसी दोनों में इफेक्ट करता है। अब ट्रांसमिट कैसे होती है, ट्रांसमिट भाई अब ये हमारे देखो पैथोजन, अब ये हमारी प्रोटोजोआ डिसीज है, और ये जो डिसीज है ये हमारी ये हमारी वेक्टर डिसीज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको वेक्टर लेके जाता है, मतलब इसको एक और होस्ट की जरूरत होती है डिसीज को ले जाने के इसी पर्सन के अंदर। तो हमारा कॉज कौन करता है, एनाफिलीज। कौन है एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज। एज अ वेक्टर कॉज करता है, हमारे प्लाज्मोडियम कैरी करके किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण फिर हमारे जो लीवर से आरबीसी को डैमेज करते हैं, जिससे हमें मलेरिया हो जाता है। सिम्टम्स के क्या क्या देखते हैं एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में एक ही सिम्टम दिया गया है, जैसे हमारा हाई फीवर, ठीक है। हाई फीवर, अब हाई फीवर इसमें कैसे आता है, ये नहीं कि परमानेंट बना, हाई फीवर अल्टरनेटिव्स में आते हैं, जैसे 2 दिन आया, फिर 1-2 दिन गायब हो गया, फिर अचानक तीसरे चौथे दिन आ गया, मतलब हफ्ते में जैसे 7 दिन है तो स्टार्टिंग है मंडे ट्यूसडे आया, वेडनेसडे थर्सडे गायब हो गया, फिर बाद में फ्राइडे सैटरडे वापस आ गया, ठीक है। तो अल्टरनेट फीवर आते हैं और वॉमिटिंग होती है, ठीक है। अगले आगे बढ़ते हैं। अब मलेरिया पैरासाइट रखो, मैंने बताया था ना, मलेरिया को फैलाने के लिए 2 पैरासाइट की रिक्वायरमेंट होती है, एक हमारा मॉस्किटो, एक हमारा ह्यूमन। मॉस्किटो हमारा कैरी करता है, और ह्यूमन आगे उसको देखो मॉस्किटो के अंदर जाता है, मॉस्किटो के अंदर पहले अपना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो प्लाज्मोडियम में पूरा करता है, उसके अंदर फिर जब मॉस्किटो ह्यूमन में आता है, ह्यूमन के अंदर अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है, ठीक। अब हमारी पूरी साइकिल आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। एनसीईआरटी में इसका पूरा फिगर बना है, ठीक है। एनसीईआरटी में पूरा इसका फिगर बना है। आप उस फिगर से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप जो डायरेक्ट इससे बता रहा हूँ, आप इससे पूरा प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। पढ़ना चालू करते हैं। लाइफ ऑफ एयर साइकिल देखो, मैं पहले एक नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ, फिर बाद में इसमें लिखा है उससे करेंगे। पहले नॉर्मल तरीके से देखो, एक मॉस्किटो है, ठीक है। एक मॉस्किटो मान लो, एक सेकेंड, हाँ, एक मॉस्किटो है, एक हेल्दी पर्सन को इसने काट लिया आके, ठीक है। क्या किया, काट लिया आके। अब काटने के बाद क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि नहीं, सॉरी, एक मॉस्किटो आया, ठीक है। अब एक ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है। एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो उसमें 2 वेज दिए गए हैं, एक आप हेल्दी पर्सन से भी स्टार्ट कर सकते हो, इन्फेक्टेड पर्सन से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन से स्टार्ट करना ज़्यादा सही है। अब एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मोडियम के पैथोजेंस है। अब उससे क्या हुआ, जो हमारा मॉस्किटो ने उसको बाइट किया, मॉस्किटो ने उसका ब्लड सक किया, सक करने के बाद उसकी जो गट है, एलिमेंट्री कनाल के अंदर हमारे जो प्लाज्मोडियम के जो पैथोजेंस अंदर चले गए, ठीक। अब उसके अंदर जाने के बाद वहाँ पे एलिमेंट्री कनाल में उसका पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, मतलब उसका क्वांटिटी और प्लाज्मोडियम जो थी उन्होंने अपनी क्वांटिटी और बढ़ा ली। फिर उसके बाद वो क्या हुआ,
एलिमेंट्री कैनाल से निकलने के बाद वो हमारे किसमें गए, जो हमारी नेजल कैविटी थी मतलब जहाँ नेजल कैविटी टाइप की एरिया थी जहाँ पे डंक मान सकते हैं उसका, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे प्लाज्मोडियम के पैथोजन से तो वहाँ चले गए, ठीक। उसके बाद जब वहाँ चले गए उसके बाद फिर जो मॉस्किटो ने एक हेल्दी पर्सन को जब बाइट किया जाके तो उसने तो उसके जो प्लाज्मोडियम था उसने इंसर्ट कर दिया कि हेल्दी पर्सन के अंदर जाने के बाद सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम है उसने सबसे पहले इफेक्ट किया कहाँ पे, हमारे लीवर में इफेक्ट किया, लीवर सेल्स को डैमेज किया, उसको रप्चर कर दिया, बस्ट कर दिया, ठीक है, और डैमेज कर दिया। उसके बाद लीवर सेल्स को डैमेज करने के बाद फिर वो हमारा गया आरबीसी को फिर उन्होंने डैमेज किया, रप्चर कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही उन्होंने हमारा आरबीसी को रप्चर किया और डैमेज किया, आरबीसी को रप्चर और डैमेज करने के बाद जैसे ही वो इफेक्ट होंगी वैसे ही हमारे जो सिम्टम्स है मलेरिया के वो हमारा शो होना चालू हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो हमारे आरबीसी हमारे गैमेटोसाइट्स तो जानते हो, गैमेटोसाइट्स को हमारे डेवलप करते हैं मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट, ठीक है। फिर उसके बाद फिर सेम कंडीशन फिर इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर मॉस्किटो बाइट करेगा, फिर बाद में उसके एलिमेंट्री कैनाल में गट में जाएगा, फिर बाद में उसके नोजल कैविटी में जाएगा, फिर बाद में फिर इसको हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, ठीक। पूरा स्पोर्ट्स चलता रहेगा। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट्स हेल्दी ह्यूमन एंड इन्फेक्ट स्पोरोजोइट्स विद बाइट्स। देखो मैंने कहा था ये हेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं, इन्होंने हेल्दी पर्सन स्टार्ट किया, हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, उसके अंदर इन्फाइटिस मतलब स्पोरोजोइट्स को इंजेक्ट करा देता है। दी पैरासाइट इज अ लीवर बाय ब्लड, पैरासाइट हमारे ब्लड के अंदर थोड़ा लीवर सेल्स के अंदर डैमेज हो जाता है और अपना लीवर सेल्स के अंदर अपना रप्चर किया तो अपने आप को बढ़ाना चालू कर देता है। पैरासाइट देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स एंड प्रोड्यूस एसेक्सुअल ब्लड सेल्स, रप्चर द रेड ब्लड सेल्स व्हिच रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड होमोजोइन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर। देखो मैंने कहा था आरबीसी में जाकर आरबीसी को जब डैमेज कर देते हैं तो आरबीसी में जब डैमेज होता है तो वहाँ पे एक सब्सटेंस रिलीज होता है होमोजोइन, मैंने ये बताना भूल गया। जब आरबीसी डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे एक सब्सटेंस रिलीज होता है होमोजोइन, जैसे सब्सटेंस होमोजोइन रिलीज होता है तो हमारा सिम्टम्स दिखना चालू हो जाते हैं। उसके बाद सम ऑफ द पैरासाइट डिफरेंशिएट इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। जो हमारे पैरासाइट थे आरबीसी तो हमारे मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट में चेंज हो गए, आर टेकन बाय मॉस्किटो ड्यूरिंग बाइटिंग एंड सकिंग ब्लड। फिर हमारे मॉस्किटो उसको बाइट करके ब्लड सक करके फिर एक और अनदर पर्सन के अंदर जाता है, फिर गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में डेवलप होते हैं। फिर जाइगोट डेवलप फॉर्म 1000 ऑफ स्पोरोजोइड, फिर वहाँ पे एलिमेंटिक लेवल डेवलप होने के बाद 1000 ऑफ प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक। अगली में चलते हैं। अगली डिसीज हमारी आती है एमीबियासिस, अमीबिया टेसेंट्री बोलते हैं इसको, लेकिन एमीबियासिस, ठीक है। अभी हमारा कॉज कौन करता है, ये हमारा कॉज करता है आंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये हमारा कॉज कौन करता है, आंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। अब इफेक्ट क्या करता है, हमारा इफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और हमने स्मॉल इंटेस्टाइन वाली कौन सी पढ़ी थी, स्मॉल इंटेस्टाइन वाली हमारे पढ़ी थी टाइफाइड, ठीक है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है, ट्रांसमिट अभी फैलती कैसे, ये भी हमारी वेक्टर के द्वारा फैलने वाली डिसीज़ है, ठीक है। इसको वेक्टर कैरी करता है, इसमें वेक्टर हमारा हाउस फ्लाई है, एक एज अ मैकेनिकल कैरियर जो हमारी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर फूड को कंटामिनेट कर देता है, ख़राब कर देता है। जैसे अभी हमारा वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर फूड को कंटामिनेट कर देता है, ख़राब कर देता है, ठीक। उसके बाद सिम्टम्स के क्या है, कॉन्स्टिपेशन मतलब अंदर थोड़ा अजीब टाइप का लगना, लतीम सुना टाइप का, एब्डोमिनल पेन मतलब लोअर बॉडी में पेन, हमारा क्रैम्स आ जाना और ब्लड से म्यूकस रिलीज होना, ब्लड के चकत्ते मतलब खून के चकत्ते टाइप के पड़ जाना। अगली हमारी आती है हेलिमेंटिक डिसीजेस, ठीक है। मेन है हमारी एस्कैरियासिस, सबसे पहले ये डिसीज हमारी एस्कैरियासिस। एलिमेंटिक मतलब जो हमारे पैरासाइट्स के थ्रू हमारी कॉज होती है, सबसे पहले आती है एस्कैरियासिस। ये हमारा एज अ राउंड वॉर्म है, देखो यहाँ पे लिखा भी है राउंड वॉर्म है, ठीक है। कॉज्ड बाय एस्कैरिस, ठीक है। एस्कैरियासिस हमारी एस्कैरिस से कॉज होती है। ये भी हमारा इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है। ये भी हमारी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। अभी इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहा है तो क्या होगा, इंटेस्टाइन में डैमेज हो जाएगा, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगी, मस्कुलर पेन होगा और फीवर आएगा, ठीक है। और उसके बाद अब अगली हमारी पैरासाइटिक डिसीज आती है एलिफेंटाइटिस को हम लोग फिलियारियासिस बोलते हैं। ये हमारा कॉज करता है विचेरिया ब्रोंकोफ्टी एंड विचेरिया मलई, ठीक है। विचेरिया ब्रोंकोफ्टी एंड विचेरिया मलाई, ठीक। अब ये भी हमारी वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, ये भी इसको हम वेक्टर हमारा कैरी करता है, कौन कैरी करता है, हमारा मॉस्किटो कैरी करता है। उसके बाद इफेक्ट क्या करती है, हमारी इफेक्ट करती है लोअर बॉडी को, मतलब जो हमारे लोअर लिम्स है, मतलब कमरे के नीचे कैसे को हमारी इफेक्ट करती है। और जेनाइटल ऑर्गन्स जो हमारे ये जैसे पेनिस हो गया, टेस्टिस हो गया, इनको भी इफेक्ट करती है। अब सिम्टम्स क्या इसका देखते हैं, मतलब इसमें जेनाइटल ऑर्गन्स हैं और जो लोअर लिम्स
सॉलो हो जाते हैं, मतलब जो हमारा जैसे पैर हैं वो सॉलो बढ़ जाते हैं, हाथी पाँव इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रॉटम का साइज़ ये बहुत सारा, स्क्रॉटम का साइज़ ये बढ़ जाता है, पेनिस में भी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है फंगल डिसीज़। अब फंगल डिसीज़ हमारे सबसे पहले आते हैं रिंगवर्म। अब रिंगवर्म क्या कॉज करते हैं? रिंगवर्म हमारा कॉज होता है माइक्रोस्पोरम, ब्रायोफाइटन एंड एपिड्रोफाइटन, ठीक है। कौन कॉज करता है? माइक्रोस्पोरम, ब्रायोफाइटन एंड एपिड्रोफाइटन, ठीक। अब इफेक्ट क्या करते हैं हमारा? देखो, अब रिंग वॉर्म में हमारा काम इफेक्ट करेगा स्किल्स में, नेल्स में दाग टाइप की हो जाती है, ठीक है। और इसको हम रिंग वॉर्म्स कहते हैं। ट्रांसमिट कैसे होता है? शेयरिंग टॉवल, मतलब एक दूसरे की चीज़ों को यूज़ करना। जैसे क्या यूज़ करते हैं हम लोग? जैसे अब किसी की टॉवल्स है, हैंकी, हमने एक दूसरे हैंकरचीफ एक दूसरे की हमने किसी इन्फेक्टेड पर्सन की यूज़ कर ली तो हमें भी ऐसा हो जाएगा। तो शेयरिंग टॉवल, क्लॉथ्स, इन सबको यूज़ करना। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जहाँ पे भी जैसे रिंगवर्म होगा तो वहाँ पे हमारा स्किन में वहाँ पे ड्राई हो जाएगी, वहाँ पे हमें खुजली टाइप की होगी, स्कार्स टाइप के पड़ जाएंगे और वहाँ पे इचिंग बहुत होगी, ठीक है। अब अगले में आते हैं कंट्रोल। अब इन्फेक्शियस डिसीज़ को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक। सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शियस डिसीज़ को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले भाई मेन चीज़ पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ को प्रिवेंट करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फॉर पर्सनल हाइजीन मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजर्वेशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग। अब पर्सनल हाइजीन हम लोग जानते ही हैं कि पर्सनल हाइजीन हम बॉडी को क्लीन रखना ज़रूरी है, कंजप्शन करना ज़रूरी है, मतलब एकदम प्योर कंटेमिनेटेड को चूज़ नहीं करना। फॉर पब्लिक हाइजीन, फॉर एयरबॉर्न डिसीज़, फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीज़ हम लोग खुद ही जानते हैं, मतलब कि वेक्टर बॉर्न डिसीज़, हाँ ये इतना तो नहीं है, लेकिन ये जो पार्ट है ये वाला अपना, ये वाला 4th नंबर पार्ट, ये हमारे एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट में दिया गया, ये पढ़ना पड़ेगा। फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीज सच एज मलेरिया, मतलब इन्फेक्शन डिसीज़ को क्योर करने का सबसे एक और मेन तरीका हमारा वेक्टर बॉर्न डिसीज़ को, जैसे मलेरिया को कैसे प्रिवेंट करें। सबसे पहले कंट्रोल एनिमेट द वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग को जो वेक्टर है उसको, उसकी ब्रीडिंग को, मतलब उसकी नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रोल करना और उसको एलिमिनेट कर देना, पूरी तरह से ख़त्म कर देना। अवॉइडिंग स्टेजनेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी को जैसे कहीं पानी रुका हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो डेवलप हो रहे हैं तो वहाँ पे उनको डेवलप तो कैरोसिन ऑयल ला सकते हैं, तो मतलब कि वहाँ पे वो रुके ना। उसके बाद रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, मतलब परमानेंट क्लीनिंग करते रहे, जैसे कूलर्स हो गए हाउस होल्ड के यहाँ से, या फिर कहीं घर में पानी जमा हुआ तो उसको मतलब रुकने ना दें, उसको साफ़ कर दें। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गब्यूशिया पॉन्ड्स। अब जो जैसे पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड्स क्या होता है, मतलब ये रुके हुए होते हैं, मतलब रिवर्स होती है, चलो वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, बहती रहती है, लेकिन पॉन्ड्स जो होते हैं वो एक ही जगह स्टेबल होते हैं। तो उनमें हम गम्बूशिया फिश डाल सकते हैं कि वो गम्बूशिया फिश क्या करती है, हमारी मॉस्किटो के ब्रीडिंग्स को हमारी खा लेती है, मतलब निकल जाती, खा लेती, जिससे हमारे मॉस्किटो की और ब्रीडिंग्स नहीं बनती। उसके बाद स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड, डिचेस, रेंज एरियाज एंड सम इंसेक्टिसाइड्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटो से किल करने के लिए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, दिस प्रोग्राम हैज़ इनेबल टू कंट्रोल डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स। अब वैक्सीनेशन, ये जो प्रोग्राम है, वैक्सीन लगाना, इम्यूनाइजेशन करना, ये प्रोग्राम है ये हमारे डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए चालू किया गया था। जैसे कौन कौन सी डिसीज़ हमारे स्मॉल पॉक्स हो गई, पोलियो हो गया। देखो एक टाइम पे हमारे इंडिया में पोलियो की बहुत डिमांड थी, ठीक है। पोलियो बहुत बढ़ गया था, तो हर जगह भाई घर में आते हैं तो भैया आपके घर में कोई छोटा 3 साल से कम का बच्चा है क्या, ये वो है, उसकी डिमांड बहुत थी, ठीक। अब हमारी अगली डिसीज़ आती है, हमारे अभी तक वो इन्फेक्शस पढ़ते हैं, हमारी अगली डिसीज़ आती है हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। हाँ, अब हमारी अगली डिसीज़ आती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ हमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रैवल नहीं कर सकती, जैसे हमारी कैंसर, ठीक, सिंपल इसका फंडा है। अब देखो आगे यहाँ पे कैंसर के बारे में चलो पढ़ते हैं, ठीक है। कैंसर क्या है? कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर्स। अब कैंसर क्या है? कैंसर हमारा अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। किसका अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है? सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। मतलब अगर सेल्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में डिवाइड हो रही है तो ठीक है, वो नॉर्मल सेल्स है, लेकिन अगर सेल्स एक लिमिट में आती है, उससे भी ज़्यादा डिवाइड हो रही है, तो वो एक ट्यूमर का फॉर्म कर लेती हैं, सेल्स का ट्यूमर बना लेती हैं, ठीक। उसके बाद कॉन्टैक्ट इनिवेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स बाय, अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए। अब
सेल, अब इसमें नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टीज बताई गई। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताई गई है कांटेक्ट इनिबिशन, मतलब अगर दो सेल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में अगर गलती से जैसे बाई चांस आ गए, तो जैसे ही वो कांटेक्ट इनिबिशन होगा, उनमें कांटेक्ट में आएंगे तो अपने आप को वो डिवाइड करना बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता है। कैंसर सेल्स अगर साथ में किसी और सेल कांटेक्ट में आ भी गए, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे अपना डिवीजन कंटिन्यू करते रहते हैं। जिसका हमारा कारण क्या होता है, जो हमारा कारण आगे चल के हमारा ट्यूमर्स का फॉर्म ले लेते हैं। वो लिखा भी यहाँ पे, कैंसर सेल्स लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनिबिशन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल्स कंटिन्यू डिवाइडिंग और मास ऑफ सेल का ट्यूमर्स बना लेती है। अब यहाँ पे ट्यूमर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, बेंजिन ट्यूमर, मेलिगेंट ट्यूमर। बेंजिन हमारा थोड़ा सस्ता वाला ट्यूमर होता है, मेलिगेंट ट्यूमर हमारा जानलेवा ट्यूमर होता है, ठीक है। बेंजिन हमारा सस्ता ट्यूमर, मेलिगेंट हमारा जानलेवा ट्यूमर। बेंजिन ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। बेंजिन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड एज द पोजीशन डू नॉट स्प्रेड, ठीक है। बेंजिन ट्यूमर क्या होता है, एक हमारी नॉर्मल पोजीशन में ही रुका रहता है भैया, नॉर्मल पोजीशन में ही रुका रहता है। मतलब बॉडी में अगर कहीं बेंजिन ट्यूमर हो भी गया तो वो एक ही जगह रहेगा और कहीं स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन एक जगह रुका रहेगा, अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब। और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत इजी होता है, क्योंकि भाई एक ही जगह चीज़ है, उसको बॉडी के एक ही पार्ट से हटाना है। लेकिन मेलिगेंट ट्यूमर में क्या होता है, मास पोलरिटी ऑफ सेल्स का नेप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स मेलिगेंट ट्यूमर ग्रो वेरी रैपिडली। अब लेकिन मेलिगेंट ट्यूमर में ऐसा नहीं होता। मेलिगेंट ट्यूमर में क्या होता है, ये मेटास्टेटिस फॉलो करते हैं। मेटास्टेटिस क्या, मेटास्टेटिस पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, नीचे ये जो लिखी है, एक सेकेंड। हाँ, मेटास्टेटिस की हमारी जो डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। क्या, प्रॉपर्टी बाय विच कैंसर सेल्स मूव्स टू डिस्टेंट प्लेसेस फ्रॉम वन टू ओरिजिन ब्लड इनवायर्ड नॉर्मल सेल्स कॉल्ड कैंसर। अब देखो मेटास्टेटिस क्या है, कैंसर सेल्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना बाय ब्लड। मतलब जैसे मान लो हमारे बॉडी में जैसे हमारा जो फोर आर्म्स हैं, ठीक है। अब जैसे हाथ में हमारे मांस हो गया, मतलब ट्यूमर हमारा बन गया। अब मेटास्टेसिस में क्या होता है, जैसे हाथ में ट्यूमर में, अब वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते करते तो हमारे पीठ में पहुंच जाए या फिर हमारे चेस्ट के वाले एरिया में पहुंच जाए, तो ट्रैवल कर लेता है, फिर वहाँ चला जाएगा। फिर वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ पे अपना डिवीजन कर लिया उसने, और फिर वहाँ पे बॉडी के और भी पार्ट्स में हमारा ट्यूमर और डेवलपमेंट हो जाता है। तो जो मेलिगेंट ट्यूमर है वो यही प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मेलिगेंट ट्यूमर क्या करता है, वो एक जगह नहीं रुकता, बॉडी में ट्रैवल करता रहता है, जिसके कारण बॉडी में काफ़ी सारी जगह ट्यूमर्स हो जाते हैं। और तो इसी कारण इसका क्योर करना बहुत ही दिक्कत होती है इसमें, तो डॉक्टर्स ईजिली इसका क्योर नहीं कर पाते हैं, ठीक। अब कैंसर हमारा कॉज कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल्स मे बी इंक्लूडेड बाय फिजिकल केमिकल। अब कैंसर हमारा 3 तरीके से हो सकता है। 3 तरीके हमारे क्या है, सबसे हमारा मेन तरीका, सबसे 2 पहले फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। 3 तरीके हो सकता है, जिसको हम लोग कार्किनोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो अब डेफिनेशन सुन लो, एक सेकेंड। हाँ चलो, देखो क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल सेल टू कैंसर सेल्स। नॉर्मल सेल्स का कैंसर सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन बाय कैसा, फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल मेथड, जिसको हम लोग कार्किनोजेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला फिजिकल क्या होता है, फिजिकल कार्किनोजेंस क्या, फिजिकल कैसे हो सकता है, फिजिकल हमारा हो सकता है जो रेज आती है, रेज कौन सी, एक्सरेज हो गई, यूवी रेज हो गई, गामा रेज हो गई। जैसे हमारी एक्सरेज हो गई, गामा रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, रेडिएशन से यूवी रेज आ गई हमारी, तो मतलब फिजिकल तरीके से जो बॉडी के बाहर हमारे हो जाती है, तो इनको हम लोग फिजिकल कार्किनोजेंस बोलेंगे। इनसे हमारे कैंसर हो जाता है। कहते हैं ना भैया कि ज़्यादा यूवी रेज अगर हमारी बॉडी में पड़ती, ज़्यादा क्वांटिटी पड़ गई तो हमारा कैंसर बन जाएगा, बॉडी स्किन कैंसर हो जाएगा। तो भाई अगला आता है हमारे केमिकल। अब केमिकल कैसे हो जाती है, स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग आ गया, टोबैको आ गया, शराब आ गया, ठीक है, और अल्कोहल आ गया, ठीक है, ये सब हमारे कॉज करते हैं केमिकल कार्किनोजेंस, ठीक है। अब बायोलॉजिकल में क्या क्या आता है, बायोलॉजिकल में हमारा आ जाएगा कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड, भाई इंपॉर्टेंट आ गया, कैंसर कॉजिंग जो MCQ बन सकता है। कैंसर को हमारा कॉज करने वाला वायरस हमारा ऑन्कोजेनिक वायरस है, और इसमें जीन्स हो सकता है, वायरल ऑन्कोजेनिक के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सिंपल कैंसर कॉजिंग वायरस कौन से ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं। अब इसमें ये क्या करते हैं, सेलुलर ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस इन नॉर्मल सेल्स व्हेन गॉट एक्टिवेटेड लीड टू ऑन्कोजेनिक। अभी क्या होते हैं, अगर
नॉर्मल सेल्स में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल ऑन्कोजेंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ऑन्कोजेन में ट्रांसफर, देखो नॉर्मल जो ऑन्कोजेंस हैं अगर वो ऑन्कोजेनिक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, फिर हमारे कैंसर सेल्स में कैंसर सेल्स में डेवलप होने लगते हैं, कैंसर सेल्स कॉज करने लगते हैं। ठीक, उसके बाद अब कैंसर का भाई हम लोग तो पढ़ लिए भाई कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, ठीक है, इतना तो पढ़ लिया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट हमारा सबसे पहले हम बायोप्सी, रेडियोलॉजी, एमआरआई और ब्लड, ठीक, ब्लड सेल्स का बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यूज, मतलब किसी पर्सन की बॉडी से ब्लड निकाला, उसकी टिश्यूज में स्टडीज की कि उसमें उसकी जो बॉडी के सेल्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मतलब सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि या फिर टिश्यूज में उसके टिश्यूज का चेक किया कि टिश्यूज में कोई अलग तरीके की डेवलपमेंट तो नहीं दिखा रही, इससे हमारा बायोप्सी से होता है। उसका रेडियोग्राफी मतलब एक्सरेज का यूज़ करके, सिटी स्कैन का यूज़ करके हम रेडियोग्राफी का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में कोई अनवांटेड डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस, अब इसको यूज़ ऑफ एमआरआई का सेम इसमें रेडियोग्राफी हमारा एमआरआई भी आ जाएगा। उसके बाद यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट, मतलब अब अगर स्टार्टिंग स्टेज में हमारा कैंसर है तो हम उसको एंटीबॉडीज़, किसी पेशेंट को एंटीबॉडीज़ दे के वो उसका जो ग्रोथ है ट्यूमर की, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट टू नो इंक्रीज नंबर ऑफ, मतलब ब्लड और बोन मैरो को टेस्ट कर सकते हैं कि बॉडी में जो सेल्स का डेवलपमेंट है इंक्रीज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब ट्रीटमेंट, अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अभी तो हम लोगों को डायग्नोसिस पढ़ा, अब उसको ट्रीट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट हमारा मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर सर्जरी, क्या किससे हो सकता है, ये हमारा सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं, रेडियोग्राफी एंड कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी की। सबसे पहले आता है सर्जरी में क्या होता है, ट्यूमर्स आर रिमूव, सर्जरी बाय ट्यूमर्स, हमारा डायरेक्ट सर्जरी जानते हो, ट्यूमर हमारे कहीं बॉडी में हो गया उसको सर्जरी के थ्रू हमारा रिमूव कर दिया गया। ठीक, अब आता है रेडिएशन थेरेपी क्या आता है, रेडिएशन ट्यूमर्स आर इरिटेटेड बाय लेथल डोज ऑफ रेडिएशन बाय प्रोटेक्टिंग सराउंडिंग। अब सर्जरी में क्या होता है भाई, हम जैसे कि सर्जरी की फिजिकल तरीके से हमारा बॉडी को डॉक्टर्स ने कट किया, वहाँ से ट्यूमर्स पूरा निकाल लिया। रेडियोग्राफी में क्या होता है, रेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेज का यूज़ करके जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ के आसपास के सेल्स को प्रोटेक्ट करके सिर्फ ट्यूमर सेल्स को डैमेज किया जाता है। नहीं तो जैसे हम सर्जरी करेंगे तो भाई सर्जरी में सिर्फ जैसे डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं तो सिर्फ ट्यूमर सेल के साथ साथ आसपास के थोड़े बहुत सेल्स निकल आते हैं बॉडी का, सब निकल आते हैं। रेडियोथेरेपी में सिर्फ ट्यूमर सेल्स पर टारगेट किया जाता है। उसके बाद कीमोथेरेपी, ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल्स। अब कीमोथेरेपी सबसे मेन आप लोगों ने सुना होगा, कीमोथेरेपी किसी पर्सन को ड्रग कैंसर हो गया, सब मोस्टली कीमोथेरेपी क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी दी जाती है, मतलब ड्रग्स दी जाती हैं जिसके कैंसर सेल्स को फिनिश करने के लिए। जैसे कि कोई बंदा स्टार्टिंग स्टेज में है, मतलब उसको अभी इतना हाई लेवल पे ट्यूमर उसका नहीं बढ़ा है, ठीक है, तो उसको कीमोथेरेपी के थ्रू, मतलब उसको ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ दी जाती है, उसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, ड्रग्स दी जाती है जिससे हमारे कैंसर सेल्स खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है, हम लोगों ने बहुत सुना है, कैंसर इस बंदे कैंसर हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है। ठीक, तो इसका साइड इफेक्ट पड़ता है हमारा बॉडी में हेयर लॉस होता है, एनीमिया पीलापन हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी पीली टाइप ये पड़ जाती है। ठीक, उसके बाद ऑल्सो रिपोर्टेड कीमोथेरेपी बोल सकते हैं। अब इम्यूनोथेरेपी, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब इम्यूनोथेरेपी भाई नाम सुनते समझ में आ रहा है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा करना, मतलब उसको इम्यूनिटी उसकी बढ़ा देंगे, कैंसर सेल्स हमारे अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा दिया तो हमारे जो अच्छे सेल्स है जो हमारे अदर फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली फाइट कर सकेंगे। ठीक, अगला हमारी आती है, आप देखें हमें कितना बाकी है, हमारा इम्यूनिटी बाकी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाकी है, और चलो अपना इम्यूनिटी तो आज ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, हाँ मेरे हिसाब से यार अब इतने तक इम्यूनिटी तक मेरे हिसाब से रखते हैं। इम्यूनिटी के बाद अब नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ एक पार्ट अभी इससे पहले ही बनाया था, तो उसमें लेकिन मैं एनसीईआरटी को थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि यार एज ए बाय नोट्स पढ़ाना ज़्यादा सही रहेगा, उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी इम्यूनिटी तक यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में कल तक रिकॉर्ड कर लूँगा। तो ठीक है, चलो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर और मैं इसके नोट्स तो मैं डाल ही दूँगा। ठीक है,
नोट्स मैं सोच रहा हूँ कि अभी मत डालूँ, मैं जब ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं इसको डिस्क्रिप्शन में अपने आप ही खुद ही डाल दूंगा, उसकी चिंता मत करना। और अगर सच्ची में अगर इसकी नीड है तो एक बार बता देना कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, और शेयर कर देना अगर पसंद आई हो। थैंक यू सो मच ब्रो।